यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आया एक रेजोल्यूशन में ये था कि गाजा में इमीडिएट सीजफायर होने चाहिए और सारे होस्टेजेस छोड़े जाने चाहिए। इस पे वीटो लगा अमेरिका। मतलब ये वॉर अब लंबी चलेगी, कोई सीजफायर नहीं होगा। अमेरिका ने वीटो क्यों लगाया? क्या चाहता है अमेरिका? क्या ईरान पर अभी हमला बाकी है या और अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज पर हमले बाकी है? यही पता लगाना एक लंबी कहानी। हम काफी दिनों से देख रहे हैं, बिल्डअप बढ़ता जा रहा है मिडिल ईस्ट में। ट्रंप आएंगे तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पे भी बात करेंगे। अभी के ये वीटो जो लगा है, पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि ये वीटो जो लगा, इसका ये वीटो कैसे लगा और क्या ये वीटो है। Contained in document S/2024-835, please raise their hand. Those against? ये अमेरिका वाले ने अगेंस्ट वोट किया और अगेंस्ट वोट करना ही वीटो होता है। The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 1 vote against, 0 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. एक परमानेंट मेंबर ने अगेंस्ट वोट कर दी, इसलिए वो वीटो लग गया और वो नहीं हुआ। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी आईएएस के एकेडमी में पढ़ाते भी हैं और साथ में एक एनालिस्ट भी हैं। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। हरिमोहन जी, ये वीटो लगाना, अमेरिका ने बहुत टाइम बाद अपना वीटो यूज किया। वीटो लगाने का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये वॉर लंबी चलने वाली है और कहां टारगेट है अब अमेरिका का? भैया, वीटो अगर किसी भी मुद्दे पर लगाया जाता है तो उसका साधारण मतलब जो हम क्लास में समझाते हैं वो ये है, मेरी मर्जी। और कोई पूछेगा कि भाई क्यों, कुछ तो बता, कि आई डोंट हैव एनी नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग और एक्सप्रेस माय व्यूज, बस ये है, नहीं मतलब नहीं। थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कि अभी मुझे लगता है कि इस मामले को, और जैसे हाफिज सईद या मसूद अजहर के ऊपर इंडिया पूरी कोशिश करता था कि भाई इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, बैन किया जाए या जो भी, तो पाकिस्तान के फेवर में जब भी ये रेजोल्यूशन आता था, मतलब इनको बैन करने के लिए रेजोल्यूशन आता था या टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए रेजोल्यूशन आता था, तो चाइना उस पर हमेशा वीटो लगाकर कहता था अभी हमें और ध्यान देना चाहिए, अभी हमें इस मामले में और टाइम देना चाहिए। इसका कोई लॉजिक नहीं होता, बस ये है कि मेरी मर्जी, बाकी जो मर्जी बहाना बना दिया जाए, आपको वो बहाना मानना पड़ेगा। तो वीटो का एक मतलब तो ये हो गया। अब दूसरा मतलब अगर हम इसे और निकालें कि यार अमेरिका ने ऐसे क्यों किया होगा, तो वो ज्यादा तो एक बात बताइए, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप पूरी ताकत से ये चाहता है कि कैसे भी करके इस रीजन के अंदर एक पीस एस्टेब्लिश हो जाए। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अगर पीस, वैसे तो सबसे बड़ी बात ये है, ट्रंप कभी नहीं चाहेगा कि ये सारा मामला रेजोल्यूशन जो है वो क्या नाम है लड़ाई से सॉल्व हो। ट्रंप हमेशा चाहेगा कि ईरान पर इतने सैंक्शंस लगा दिए जाएं, ईरान को इतनी बुरी तरह घेर लिया जाए कि ईरान कुछ कर पाए, और ईरान कुछ करे उससे पहले ही उसे इतना घेर के बिठा दो कि वो सोच भी ना पाए कि उसने करना क्या है। ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप यहां इस रीजन में, इस इलाके में वॉर चाहेगा या एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर चाहेगा जिसको फाइनेंस अमेरिका को खुद ही करना पड़ रहा है। वेपनरी से लेकर हर चीज अमेरिका को देनी पड़ रही है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ट्रंप मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेगा। तो सवाल अगला आता है, अगला सवाल ये आता है कि भाई ट्रंप अगर कुछ नहीं करेगा तो सिंपल सी बात ये है, बाइडेन जो है वो चाहेगा कि ये जो वॉर एस्केलेशन है वो इस लेवल पर पहुंचे, इस लेवल पर पहुंचे जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है या तो वो आ जाए, फिर जो सॉल्यूशन है वो इतनी दूर पहुंच जाए कि दोनों के दोनों ग्रुप्स जब तक एक दूसरे को खत्म ना कर ले या कम से कम बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचा ले, तब तक वो मानेंगे नहीं। हमें ये समझना होगा
कि बाइडेन ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं या इजराइल और हमास के लिए नहीं, बल्कि यूक्रेन और रशिया के मामले में भी यही गंदी राजनीति की है। अंदाजा लगाकर देखिए, इस टाइम पर अमेरिका ने क्या किया, अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यूक्रेन को यूज करने के लिए दे दिया और एक्मेटस जो मिसाइल्स हैं, अटैक मिसाइल जो भी एमएस मिसाइल्स हैं, उसको साफ तौर पर कहा कि आप रशिया की इंटरनल टेरिटरीज के ऊपर या बॉर्डर्स के अंदर जो है वो अटैक कर सकते हो। भैया आप सोचकर देखिए, जानबूझकर इस वॉर को एस्केलेट किया जाता है। इसका रिपरकेशन क्या था? इसका रिपरकेशन ये था कि नीदरलैंड, फिनलैंड और स्वीडन, तीनों की तीनों कंट्रीज ने अपनी बुकलेट्स बांटनी शुरू कर दी, जिसमें ये कहा गया कि अगर वॉर होगा या न्यूक्लियर वॉर होगा तो आप लोगों को बचना कैसे है। भैया आप अंदाजा लगा कर, अगर न्यूक्लियर वॉर हो रहा है और लोगों को बचना है और बचना कैसे है, तो आप खुद बताइए कैसे बचेंगे। या मतलब बचने की अगर ट्रेनिंग दी जा रही है और 2018 से पहले वो ट्रेनिंग नहीं थी और 2018 में एक वैसे ही मॉक ड्रिल हुई थी, उसके बाद आज तक वो ट्रेनिंग नहीं हुई, तो एकदम से ऐसा क्यों? इसका मतलब, और वो भी 3-3 देश एक साथ, इसका मतलब कुछ तो वॉर ड्रम्स हैं जो बज रहे हैं और दुनिया के अंदर एक घबराहट, मेनली रशिया के जो वेस्ट में जो कंट्रीज हैं, जो कि पुराने नाटो मेंबर्स भी रहे हैं और रशिया के साथ दुश्मनी भी रखते हैं, उनको एक मैसेज गया है कि अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन मिसाइल्स यूज कर सकता है रशिया के इंटरनल टेरिटरीज में, और रशिया ने 2 काम किए। एक, अगर उनको हमला करने वाले देश को सपोर्ट करने वाला भी कोई कंट्री है तो उसे भी दुश्मन माना जाएगा। दूसरा, पहले डॉक्ट्रिन ये थी कि हम ऐसे नॉन न्यूक्लियर पावर के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इन मिसाइल का मामला आया, पुतिन के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने बताया कि पुतिन का मानना है कि इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स को इतने अच्छे तरीके से बिना अमेरिकन की मदद के नहीं चलाया जा सकता। यानी ये जो मिसाइल्स हैं इनको चलाने वाले यूक्रेनियंस नहीं बल्कि अमेरिकन्स हैं। और अमेरिकन्स अगर वो मिसाइलें चला रहे हैं, इसका मतलब अमेरिकन्स यहाँ लड़ाई में आर्मी की फॉर्म में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। इसका मतलब अमेरिका जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इस वॉर का। इसका मतलब अमेरिका रशिया का दुश्मन। भैया ये जब जाती है कि अमेरिका रशिया का दुश्मन है, तो रशिया ने कहा कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट का पार्टनर जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, वो अगर न्यूक्लियर स्टेट है तो उसे भी हम न्यूक्लियर स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे। यानी रशिया ने अब ये कहा है पुतिन ने कि यूक्रेन को उसकी तरह ट्रीट करेंगे, क्या नाम है, न्यूक्लियर स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि वहां अमेरिका मौजूद है। अब भैया इसे आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए कि रशिया को इस लेवल तक भड़का दिया है कि रशिया को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि रशिया किसी भी टाइम पर यूक्रेन के ऊपर कोई बड़ा हमला करे और फ्रस्ट्रेशन में आके हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर वेपन छोटा मोटा ही सही यूज कर डाले। इसका मतलब इस पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचेगी। उसके बाद दुनिया का एक बड़ा सेक्शन होगा कि जब तक पुतिन को खत्म नहीं कर देंगे तब तक लड़ाई बंद नहीं करेंगे। बस उसके बाद तो हथियार दनादन बिकने शुरू हो जाएंगे। यह मामला इस टाइम पर इजराइल के साथ भी चल रहा है। मैं देख के हैरान था, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन मेरे को लग रही थी कि भैया आप एक बात बताइए, नेतन्याहू के घर के बाहर एक नहीं 2-2 3-3 बार हमले हो गए, मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर हमले हो गए हैं, इजरायली सिटीज के ऊपर हमले होने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई हमास और हिजबुल्लाह को जानबूझकर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपको हमले इस डायरेक्शन में यहां करने हैं। भले ही कोई प्रॉक्सी फॉर्म में हमास और हिजबुल्लाह के साथ ना खड़ा हो, लेकिन अमेरिका का कोई एसेट ये गाइडेंस दे रहा है कि आप ऐसे लड़े और ऐसे हमला करें, ताकि इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल का कोई बड़ा नुकसान हो, इजराइल उसे अपनी रेपुटेशन का क्वेश्चन बना ले, एक सॉवरेनिटी का क्वेश्चन बना ले, और जैसे ही वो सॉवरेनिटी का क्वेश्चन बने, ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में
पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाए, और जैसे ही वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचेगा, बस अगले 4 साल तक टकाटक हथियार बिकते रहेंगे और अमेरिकन वेपन इंडस्ट्री जो है वो एंजॉय करेगी, पैसा खूब जम के कमाएगी। अब यही कारण है कि जब ये सीज फायर के बारे में, कि मतलब विदाउट कंडीशन, वो जो विदाउट एनी कंडीशन आपको हथियार, मतलब लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, सीज फायर करना पड़ेगा, बस हॉस्टेजेस छोड़ दो, अमेरिका ने वीटो लगा दी। हालांकि उसमें अमेरिका कहेगा कि नहीं, इजराइल का ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, परमानेंट सॉल्यूशन और न जाने क्या क्या। लेकिन ये है, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका कैसे भी करके इस लेवल पर लड़ाई को चालू रखना चाहता है ताकि हथियार बिकते रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हथियार बिकते रहे, और इसी उसको उलझाए रखना चाहता है, लड़ाई बंद नहीं चाहता। जी भैया। 1989 वो साल था जब यूके और फ्रांस ने अपना आखिरी वीटो यूज किया। उसके बाद से चाइना, रशिया और अमेरिका यही यूज कर रहे हैं। लगभग 30 साल से ऊपर हो गए। अगर बात करें तो ये पूरे गेम में सिर्फ अमेरिका अपने वीटो यूज कर रहा है। हालांकि मेरे पास एक और खबर है जो कि मैं बीबीसी का स्क्रीन शेयर करूंगा। वो ये है कि ये बीबीसी का स्क्रीन शेयर हुआ आपके सामने। इजराइल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट किया था, सेज नेतन्याहू। दिस इज बीबीसी, मेरे सामने है, एक दिन पहले की खबर है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो हिट कर दिया है, तो अब जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट किया जा चुका है, यही तो बताया जा रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो खत्म करना चाहेगा। अब क्या टारगेट बचा है इनके सामने? देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम हिट करना एक बात है, ये वादा करना कि हम आज के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, वो दूसरी बात है। प्रॉब्लम ये है, दूसरी बात को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। यानी एक प्रोग्राम को हिट किया, उसे खत्म किया, फिर दूसरे प्रोग्राम पे हिट किया, उसे खत्म किया, ईरान फिर रिटेलिएट करेगा, दोबारा प्रोग्राम डालेगा, सब चीजें। लड़ाई असलियत में ये है, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ये चीज ईरान को समझाना, ये चीज उससे बार्गेन करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईरान आज ये कह दे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, वो उसका वादा है, तो भैया ऑन द वेरी नेक्स्ट डे इजराइल उस पर हमले करने बंद कर देगा। इजराइल की मजबूरी समझिए, इजराइल की पहली 2 मजबूरियां हैं। एक तो बहुत छोटा कंट्री है, अगर ढंग से 2 न्यूक्लियर वेपन भी गिर जाएं तो पूरे का पूरा कंट्री जो है तबाह और बर्बाद होते हुए देर नहीं लगेगी। दूसरा, इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ईरान के पास ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो ईरान से चलेंगी और इजराइल के ऊपर गिर सकती हैं, यानी इजराइल उसके अटैकिंग रेंज में है। सोच कर देखिए, अब उस बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, आईसीबीएम मिसाइल्स के साथ अगर न्यूक्लियर वेपन भी मौजूद है, तो भले ही इस बार भी ऐसा हुआ था कि ईरान ने इजराइल पर जो 300 मिसाइलें दागी थी, उनमें से 7 इजराइल की धरती तक पहुंची थी और सिर्फ एक के खोखा गिरने से पैलेस्टीनियन की डेथ हुई थी। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा और उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा एडवांस हो जाएगी, तो सोच कर देखिए, बिल्कुल सिंपल सा फैक्टर ये है कि वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी एडवांस होते ही, वो चाहे चाइना मदद करे चाहे रशिया मदद करे, उस न्यूक्लियर वेपन को किसी भी कंट्री तक पहुंचाना बड़ा आसान काम हो जाएगा इजराइल तक, तो इजराइल की एग्जिस्टेंस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इजराइल की लड़ाई इन छोटे छोटे फैसिलिटीज को खत्म करके उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करना है या नहीं होने देना है। लेकिन उसकी डिमांड है कि ईरान वादा करे कि कभी भी न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम या न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करेगा जिससे बॉम्ब बन सके। वो वादा ईरान नहीं कर रहा है। यही रीजन है कि सारा कलेश इस टाइम पर लगातार चल रहा है, और लगातार चल रहा है। जी भैया। राइट। फाइनली ये जो सिचुएशन है इसमें आप ये देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ईरान में भी एक नया सुप्रीम लीडर आ रहा है
कहीं ना कहीं उसका इस वॉर से रिलेशन है, कहीं ये वॉर जो है ये खत्म होती दिख रही है, या अभी ये और बड़ा हमला करेंगे, ईरान को उसी लेवल पे लाएंगे जिस लेवल पे ये लेके आए बांग्लादेश को, या इराक पे लाए थे, या गद्दाफी, या बहुत सारे अरब स्प्रिंग, पूरी स्प्रिंग ही थी। अब ईरान स्प्रिंग हमें दिख सकती है। भैया ईरान में खामेनेई कमजोर हुआ है, बीमार हो गया था, हालांकि उसकी फोटो आ गई थी सुबह, हमने भी डिस्कस किया था, लेकिन सुबह फोटो आ गई थी। लेकिन मुझे उस फोटो के ऊपर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। चलो अगर फोटो है भी तो वो सही सलामत दिखने की कोशिश कर रहा है, बीमार है इसमें कोई दो राय नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि पहले भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन अभी भी कुछ तो शक है। दूसरा, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उसका दूसरे नंबर का जो बेटा है वो सारे सिस्टम को संभालना शुरू कर चुका है, और इंटरनली 60 लोगों को, 60 मेंबर्स को बुला के उसे खामेनेई डिक्लेयर करवा दिया है, सुप्रीम लीडर डिक्लेयर करवा दिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि अल्टीमेटली क्या खामेनेई का बेटा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है या कैपेबल है कि वो खामेनेई के बाद सारी की सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करे, और जिस तरीके से खामेनेई ने अमेरिका को चैलेंज किए रखा वो भी अमेरिका को चैलेंज किए रखे। अगर ये लड़का जो अभी बन गया है खामेनेई दोबारा से, या मतलब खामेनेई का बेटा जो है वो सुप्रीम लीडर बन चुका है, अगर वो कैपेबल हुआ, साल भर में पता लग जाएगा, तो वो अमेरिका के लिए एसेट का काम करेगा और वो सारे मिडल ईस्ट को डराता धमकाता रहेगा। लेकिन अगर वो कमजोर निकला और इजराइल ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से या तो उसका तख्ता पलट हो गया और उसे ईरान छोड़ के भागना पड़ रहा है, या फिर वो मारा गया, दोनों में से कोई एक, किसी भी एक तरीके से, तो ऐसी सिचुएशन में वॉर एटलीस्ट तब तक हम खत्म होते हुए नहीं देख रहे हैं, जब तक ये दोनों में से दोनों, मतलब जब तक ये खामेनेई की जो पोजीशन है ये खत्म नहीं होती, तब तक आप इस इशू को खत्म होते हुए मुझे नहीं लगता कि आप देख पाएंगे। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलेगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक इनमें से ईरान के सुप्रीम लीडर खत्म नहीं हो जाते। जी थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी। वैसे वीटो का कोई रीजन दिया नहीं जाता और अमेरिका ने दिया भी नहीं, लेकिन सवाल बहुत सारे उठे और जवाब भी बहुत सारे मिले। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।